Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is magnetic field due to the finite state conductor. हमारे पास ऐसा कोई एक फिक्स लेंथ वाला हमारे पास एक कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें हम करंट का फ्लो करवाएंगे। तो यहाँ से लेके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट पी अवेलेबल है और पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके। जैसे कि हमने एक अगले फर्स्ट वाला चैप्टर में क्या फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की थी कैसे, ऐसे ही सेम क्वेश्चन था, बट यहाँ पे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था और यहाँ से लेके आर तक का डिस्टेंस पे हमारा गिवन पॉइंट पी रखा था। वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रही थी ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πr/0। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ओके हम फाइंड आउट करते हैं, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई अभी तक हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स का मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन अपन हमने फाइंड आउट किया था एक फोर्स का इक्वेशन। जब हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स था, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में ले जाते हैं, तब वहाँ पे एक फोर्स लग रहा था एफ इज इक्वल टू क्यू बी। वो फोर्स लगने से उसकी एक रिवॉल्यूशन वो करने लगता था। ठीक है, तो वो रिवॉल्यूशन करने लगता था तो उसकी रेडियस कितनी है, उसका मीन्स का एक काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके पास वेलोसिटी कितनी है, उसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका टाइम पीरियड कितना है, वो सभी क्वांटिटी में डिराइव की थी। देन अपन ने फाइंड आउट किया था लॉरेंस फोर्स। ओके, तो लॉरेंस फोर्स क्या हम बोलते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द लॉरेंस फोर्स, कि भाई हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओके। और देन आप उसके पास एक चार्ज भी अवेलेबल है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नेचर होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी नेचर होता है, उसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। और उसका इक्वेशन भी हमने डिराइव किया था, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, देन अपन को क्या फाइंड आउट किया था, हमने एक करंट एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, ऐसा एक करंट एलिमेंट, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया और एक करंट एलिमेंट को हमने पुट कर दिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ओके। बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने पुट किया, बट आपने पैरेलल नहीं बट परपेंडिकुलर आपने पुट किया। कैसे, परपेंडिकुलर, उसकी भी इसका एंगल आपका बन रहा था 90 डिग्री। ओके, ध्यान अपन हम क्या करते हैं कि भाई इसमें से हम करंट का फ्लो करवाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा कि करंट कैरिंग एलिमेंट मिलेगा आईडीएल। ओके, तो आईडीएल क्या प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी, वो हमने निकाला था। ओके, और सभी की डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे हमने फाइंड आउट किया था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से हमने फाइंड आउट किया था एफ एम। दिस इज अ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस डायरेक्शन इज अ वेलोसिटी। का हम क्या मान सकते हैं, उसको करंट की डायरेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, का हम एक राइट हैंड कर्व रूल का भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड कर्व रूल का यूज आप कैसे करेंगे, पाम को आपको रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, देन आप ये फिंगर को आपको बेंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपको थंब इंडिकेट करेगा, थंब आपका क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ठीक है, ओके। ऐसे हमने एक उसकी फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देन आफ्टर एक राइट हैंड कर्व रूल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हमने फोर्स की क्वांटिटी हमने उसकी डायरेक्शन में फाइंड आउट कर ली। देन पर हमने क्या स्टडी किया हुआ था, देन पर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को जब हम एंगल पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एंटर करवाते थे, तो वो क्या करने लगता था, एक हेलिकल शेप में वो इसके रोटेशन करके चला गया था। ठीक है, ओके, उसका शेप हमको फाइंड आउट हुआ था हेलिकल। ओके, तो हेलिकल शेल में हमको क्या फाइंड आउट करना था, उसकी पीस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। तो पीस की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस, इसके दो टर्न, ऐसे आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टर्न करेगा, देन आप वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टर्न करेगा, तो उसकी बीच का डिस्टेंस, इसके दो थ्रेड की बीच का डिस्टेंस हम बोलते हैं कि सिंपल सा एक स्क्रू हमारे पास है, तो इसमें दो थ्रेड की बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं पीस। तो यहाँ पे हमने एक पीस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, ओके। देन पर हमारा क्वेश्चन था वेलोसिटी सिलेक्टर, हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। तो वो वाली क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स होती थी, इसमें से बहुत सारी वेलोसिटी की एक अल्फा पार्टिकल हमारी प्रोड्यूस हो रही थी, बट हमको कौन सी फाइंड आउट करनी थी, एक फिक्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली हमको चार्ज पार्टिकल हमको चाहिए। तो हमने वेलोसिटी सिलेक्टर से सारी फिनोमिना से हमने एक फाइंड आउट कर लिया और उसका इक्वेशन मिल रहा था v इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी। ओके, तो उसकी वेलोसिटी ए अपॉन बी से डिसाइड होती है, उसकी रेशियो से वो डिसाइड होती है। ठीक है, ओके। देन अपन हमने साइक्लोट्रॉन स्टडी किया होता, तो साइक्लोट्रॉन में आपने देखा कि भाई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल एक डिस्क में मिसके रिवॉल्यूशन करता था, वो रिवॉल्यूशन एक मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से करता था और एक्सेलरेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट से करता था। ओके, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किस दोनों की फ्रीक्वेंसी, जिसके ऑक्सीलेटर देन अपने मूविंग चार्ज पार्टिकल की दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इट इज नॉन एज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और उसके हमने लिमिटेशन पे हमने स्टडी किया हुआ था।
देन अपन हमने क्या फाइंड आउट किया था, एक डिफरेंट शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी कि भाई हमारा इसके कोई करंट एक सर्कुलर रिंग में प्रोड्यूस इसके सर्कुलर रिंग में और टर्न करवाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में हमारी प्रोड्यूस होती थी। देन अपन हम इलेक्ट्रिक करंट को स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो करवाते थे, तब हमारी यूनिफॉर्म इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसे मिलती थी, एक टर्निंग में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऐसा कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है, वहाँ से कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, वहाँ पे हम थंब रखेंगे तो ये जो डायरेक्शन बताएगा वो डायरेक्शन किसकी बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ओके। और देना पर उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है कि भाई आप इलेक्ट्रिक करंट एक सर्कुलर रिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाते हो तो एक नॉर्थ पोल जैसा वो बिहेव करती है, और इसका साउथ पोल जैसा बिहेव कब करेगा, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाएंगे। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाएंगे ऐसे, तो आप देखिए कि भाई आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसी आएगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिसके निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होगी और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होगी। ओके, देन अपन हमने एक सर्कुलर रिंग का सेंटर में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकाला था, जो आपका इक्वेशन इसके एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में आपको एक दोनों इसके कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, बट उसका इक्वेशन हमने स्टडी किया हुआ था, म्यू नॉट इज इक्वल टू आई आर अपॉन 2r, सॉरी म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमको मिला था। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टडी किए थे। देन पर हमको एक दूसरी एप्लीकेशन देखनी है कि भाई एक उसकी लेंथ में से क्या होती है, फिक्स। ओके, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी लेंथ फिक्स होती है, इसमें से हम करंट का फ्लो करवाएंगे, ऐसे भी हम करवा सकते हैं और ऐसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमारा गिवन पॉइंट P दे रखा है, और गिवन पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम पे, और आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब ये इक्वेशन बहुत यूज होने वाला है। तो आपको एक से इसका मालूम होना चाहिए कि भाई ये इक्वेशन कैसे आया, आपको रट्टा नहीं मानना है। ठीक है, ओके। टुडे आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फिनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमको एक फिक्स इसके फिनाइट लेंथ का हमको एक करंट कैरिंग एलिमेंट हमको डिसाइड करना है। ठीक है, ओके। वो कैसा होगा कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर एक मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ऐसा आपके पास यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है, बट उसकी लेंथ क्या है, एक फिक्स होती है, उसकी लेंथ इतनी इसके फिक्स होती है। ठीक है, ओके। तो ए पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, और ए पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ बी पॉइंट। ओके, और इसमें से करंट का फ्लो भी होगा, तो करंट की मैं डायरेक्शन में इंडिकेट कर देता हूँ कि भाई ऐसे यहाँ पे करंट का फ्लो होता है, ऐसे आई करंट का फ्लो होता है। ठीक है, ओके। ध्यान पर आपको क्या दिया हुआ है कि भाई यहाँ से लेके r जितना डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके r जितना कैपिटल R जितना डिस्टेंस पे आपको गिवन पॉइंट P दे रखा है, और गिवन पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए कि भाई ये आपका कोई इन्फिनाइट नहीं दे रखा है, ऐसा आपको एक फिक्स एक लेंथ वाला आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर आपको दे रखा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको देखिए कि भाई एक गिवन पॉइंट P आपका मिस के यहाँ पे मिडल में नहीं है। ठीक है, देख सकते हो आप, ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ मिस के दोनों में चेंजेस है, ए वाली लेंथ आपकी ज़्यादा है और ए वाली लेंथ आपकी कम है। ठीक है, तो आप ऐसे आप इसके उसको एक मिडल में भी आप नहीं मान सकते हो। ओके, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई आपके पास एक इक्वेशन अवेलेबल है, वो इक्वेशन आपका है का मिस्टर बी और सन लोग के आपके पास इक्वेशन है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr²। ओके, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, बट वो वाली इक्वेशन तो आपका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर आपको करना पड़ेगा। तो आप एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कीजिए, देन आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए, यहाँ पे सभी पे आप कंसिडर करके, और लास्ट में आपको क्या करना है, एडिशन करना है। एक कैलकुलेशन की मेथड आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको देखिए कि भाई मैं ए और पी के साथ में ऐसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, देन आप बी और पी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ए वाली एंगल और ए वाली एंगल, दोनों एंगल क्या सेम होगी ना, दोनों एंगल सेम नहीं होगी। ठीक है, दोनों एंगल डिफरेंट होगी। ए वाली एंगल आपकी मीन्स के स्मॉल होगी और ए वाली एंगल आपकी लार्ज होगी। तो ये दोनों एंगल का मैं नाम दे देता हूँ कि भाई दिस एंगल इज अ φ1 और दिस एंगल इज अ φ2। बट देखिए, देन आप ये पॉइंट पी की मैं पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं पॉइंट पी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये पॉइंट को पी को मैं यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे पी एक φ1 और φ2 की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, और ये पॉइंट पी मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तभी आपकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, φ1 φ2 की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। आप मानिए कि भाई ऐसा मानिए कि φ1 की वैल्यू है 20 और φ2 की वैल्यू है 60। ठीक है,
तो टोटल एंगल कितनी हुई 90 हुई। बट यहाँ पे मैं पी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो फाइव वन की वैल्यू हो जाती है डिफरेंट और फाइव टू की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, बट उसका कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा आपको 90 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको उसका कॉम्बिनेशन क्या मिलने वाला है 90 डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो सभी पॉइंट पे आप डिफरेंट पॉइंट पे आप ले जाए तो सभी पॉइंट पे फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। क्या पर आपको क्या कंसिडर करना है कि भाई यहाँ पे हमने आइडियल डिसाइड किया, यहाँ पे हमने आइडियल डिसाइड किया, आइडियल से हमने यहाँ पे फाइव वन की हम इसके पॉइंट पी पे हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ के आइडियल से मैंने पॉइंट पी पे फाइंड आउट कर लिया। ऐसे मैंने ए से लेके बी तक सभी आइडियल के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ एडिशन, उसको हम क्या बोलते हैं कि कैलकुलेशन की मेथड हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमने 11th में कैलकुलेशन चैप्टर में हमने स्टडी किया हुआ था। ऐसे मीन्स के स्मॉल आइडियल कंसिडर करके हम लास्ट में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं एडिशन, सिंपल सा बोलते हैं। ठीक है, ओके। देन आपको दूसरा क्या देखना है कि भाई आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक आर आपको दे रखा है। ओके, तो आपके पास जो इक्वेशन अवेलेबल है ना वो एक आइडियल के लिए है। मीन्स के डीएल आपने लेंथ इतनी छोटी सी आपने कंसिडर की हुई थी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी, तो वो आपको कंसिडर करके उसका इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ओके, पहले तो हम एक डीएल लेंथ हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, हमारी एक स्मॉल डीएल लेंथ हम पहले हम कंसिडर यहाँ पे हम कर लेते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है आपकी डीएल लेंथ। ठीक है, ओके, ये डीएल लेंथ हुई। देन आफ्टर आप क्या करेंगे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे आप कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये जो एंगल आपकी मिल रही है वो दिस एंगल इज अ फाई, ये वाली एंगल आपकी फाइंड आउट हुई फाई। और यहाँ पे करंट एलिमेंट मीन्स के आई डी एल है तो इसमें से करंट जा रही है आई, तो ये उसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट आई डी एल। तो करंट एलिमेंट का आई डी एल की डायरेक्शन ए सी है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ए सी है, तो उसकी बीच का जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज अ थीटा, दिस एंगल इज अ थीटा एंगल। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपकी लेंथ मीन्स के यहाँ पे फिनिश होती है, तो यहाँ से मैं एक दूसरी में एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। तो इनकी बीच का जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज अ वेरी स्मॉल एंगल इज डी फाई एंगल। ठीक है, हम उसको क्या इंडिकेट कर देंगे डी फाई एंगल हम इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो पहले तो हम कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं, मीन्स के बी और सर्वन लॉ का हम इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी एट द पॉइंट पी इज अ करंट एलिमेंट आई डी एल। तो उसका इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ पे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to current element IDL is बियोसन लॉ का इक्वेशन क्या होता है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस हमको क्या कंसिडर करना है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है, तो ये आपने जो इक्वेशन में लिखा है ना आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपका आर है। ओके, ये इक्वेशन आपको यूज़ करना है। बट आपको क्वांटिटी कौन कौन सी दे रखी है, तो आपको गिवन क्वांटिटी लिख देनी है कि भाई आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है गिवन क्वांटिटी, क्योंकि जो आपको क्वांटिटी दे रखी है वही क्वांटिटी में आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए कि आपको गिवन क्वांटिटी क्या क्या दे रखी है। के पे पहले तो ये जो आपका ए बी रोड है ना, तो ए बी रोड में से करंट जा रही है आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इज करंट आई, करंट आपको आई दे रखा है, तो आपका डीबी का इक्वेशन करंट आई में आई आना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखिए उसकी लेंथ है ना, वो लेंथ कैसे डिसाइड होती है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कौन डिसाइड करता है, फाई वन एंगल डिसाइड करता है। देन आफ्टर यहाँ से इतनी लेंथ वो कौन डिसाइड करता है, फाई टू एंगल डिसाइड करता है। ठीक है, तो एंगल से आपकी एक डिफाइन मिस क्या होती है। देखिए कि भाई ए लेंथ में और ज़्यादा मैं बना देता हूँ ऐसे, तो आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आपने मिस के यहाँ पे लेंथ इतनी ड्रॉ करी है और आप लेंथ ज़्यादा ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा ऐसे, तो आपका फाई वन एंगल क्या हो जाएगा चेंज, और फाई टू एंगल भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ख्याल है आपको। ओके, तो ऐसे आपको मिस के लेंथ कौन इंडिकेट करता है, ये फाई वन और फाई टू एंगल इंडिकेट करता है। तो आपको दूसरा यहाँ पे लिखना है कि भाई लेंथ ऑफ कंडक्टर एक्सटेंड, इसको आपको एक्सटेंड करनी है तो फाई वन और फाई टू की वैल्यू चेंज होगी। एक्सटेंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कि फाई वन एंगल टू फाई वन एंड फाई टू।
मैं फाई 2 को मैं क्या लिखूंगा भाई, नेगेटिव लिखूंगा या पॉजिटिव लिखूंगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। कैसे नेगेटिव लिखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका फाई 1 एंगल है 30 डिग्री और फाई 2 एंगल है 50 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ से, यहाँ से लेके 30 डिग्री ऐसे। ओके, देन आपने फाई 2 कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा 50 डिग्री पे, पर ये तो पॉजिटिव है इसलिए ऐसे आएगा ऊपर। बट यहाँ पे फाई 2 आपका कहाँ पे, नीचे है ना। तो फाई 2 नीचे को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस साइन इंडिकेट होने से आपको मालूम पड़ेगा ये फाई 2 एंगल कहाँ पे है, फाई ऊपर नहीं है नीचे है। ठीक है, और ये फाई 1 एंगल पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कहाँ पे है कि भाई ए वाली एक्सिस है वो ऊपर है। कितना एंगल ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया है बट 30 डिग्री नहीं है। ठीक है, ओके, देन आप फाई 2 एंगल मैंने आपको बोला था भाई 50 डिग्री, तो 50 तो यहाँ पे आता है बट फाई 2 तो आपको यहाँ पे दे रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस फाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, एक नॉर्मल डिस्टेंस आपको आर दे रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक है नॉर्मल, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो नॉर्मल डिस्टेंस आपको आर दे रखा है। देन आफ्टर एक आपको दूसरा भी वैल्यू दे रखा है, μ0/4 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इतनी आपकी एक गिवन क्वांटिटी है। तो ए वाली इक्वेशन आप देखिए जरा, ए वाली इक्वेशन आपकी एक बी एस सर्वनिक की इक्वेशन है। ठीक है, ओके, ए इक्वेशन में आपको देखना है कि भाई यहाँ पे μ0 और 4π, ओके ये तो है बट यहाँ पे स्मॉल आर नहीं दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल आर में। देन यहाँ पर एंगल थीटा है बट यहाँ पे तो आपको एंगल फाई 1 और फाई 2 में दे रखा है तो भाई उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेंथ DL तो अवेलेबल नहीं है, ख्याल आया। ओके, तो ऐसे आपको सारे इक्वेशन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ वो आपको यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि भाई पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, ये DB वाला जो BS सर्वनिक का इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law is dB is equals to μ0 IDL sin थीटा अपॉन 4π r²। ओके, अब आपको एक फिगर में आपको नज़र करना है कि भाई आप देखिए कि भाई ए एंगल आपका डी फाई एंगल है। ठीक है, ओके, ए वाली लेंथ आपकी आर है और ए वाली लेंथ भी आपकी मिस के आर जैसी है बट थोड़ी मिस के एक कम है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक ऐसा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये आपका डिग्री बन गया 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ C पॉइंट और इसका पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ D पॉइंट। ख्याल आया आपको। ओके, ये इसको मैं यहाँ पे मैं जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको एक लेंथ में इसके AC जा रही है, दिस इज R। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे यहाँ से एक AC में इसके एक स्ट्रेट डायरेक्शन आपकी जा रही है AC। ओके, देन आफ्टर यहाँ से आपको एक 90 डिग्री आपका बन रहा है ऐसे, दिस इज अ 90 डिग्री और दिस इज अ C पॉइंट और दिस इज अ D पॉइंट। और ए एंगल आपकी कितनी बनेगी कि भाई एक करंट एलिमेंट है और दिस इज R, तो दिस एंगल इज अ थीटा एंगल और ए वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है, दिस इज अ DL। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये CD आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो ये CD आपको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज का थीटा एंगल है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, CD अपॉन हाइपो क्या होगा, हाइपो आपका DL होगा। तो CD अपॉन आप क्या लिख सकते हो, DL लिख सकते हो। ठीक है, और ये DL को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, देखिए तो DL साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, CD लिख सकते हो। तो ए वाली इक्वेशन में यहाँ पे DL साइन थीटा के बदले क्या आप लिखने वाले हो, CD लिखने वाले हो। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए μ0 IDL के बदले आपको क्या लिख देना है, IDL के बदले आपको लिख देना μ0 IDL साइन थीटा के बदले आपको CD लिख देना है और 4π r²। दिस इज योर इक्वेशन। ओके, देखिए कि भाई DL की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और आपकी साइन थीटा की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए आपने CD में कन्वर्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है कि भाई ए वाली R और ए वाली R, ए वाली डिस्टेंस और ए वाली डिस्टेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस अवेलेबल नहीं है। तो मैं उसको मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ऐसे। तो ए वाली एंगल आपको कितनी दे रखी है, D फाई एंगल आपको दे रखी है और ऐसा आपका एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है C और D। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है CD और उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आपने मान लिया कि भाई दिस डिस्टेंस इज CD। ओके, तो ये आपकी रेडियस कितनी हुई R। तो आपको मिस के R का इक्वेशन आती है, मिस के ये D फाई है तो D फाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, R अपॉन रेडियस। क्या लिख सकते हो, R अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे D फाई इज इक्वल टू क्या होगा, R इज CD अपॉन रेडियस इज R। मालूम पड़ा आपको कि भाई D फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो CD अपॉन R।
दूसरा मैंने आपको ऐसा भी बोला था कि भाई आपको ये आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई रेडियस इंटू एंगल। तो आप सी डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना, सी डी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एंगल इंटू रेडियस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखिए इस सी डी को सब्जेक्टिव बना दीजिए तो डी फाई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पे सी डी की वैल्यू आपको ए वाली रख देनी है, डी फाई इंटू आर वाली, ठीक है। ओके, तो देखिए इक्वेशन क्या बनने वाला है, म्यू नॉट आई डी फाई इंटू आर अपॉन 4πr²। देखिए यहाँ पे r और यहाँ पे r² है, तो आपकी इक्वेशन मिलने वाली है म्यू नॉट आई डी फाई अपॉन 4πr। ओके, ऐसे आपकी इक्वेशन बनी। ओके, देन आफ्टर आपको क्या देखना है कि भाई यहाँ पे आपको 1 अपॉन मिस के यहाँ पे स्मॉल r आपको दे रखा है, ठीक है, बट आपके मिस के गिवन क्वांटिटी में कोई स्मॉल r नहीं है, तो आपको एक स्मॉल r भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कि भाई ए ट्राइंगल में देखिए कि भाई ए हमारा कितना एंगल था, ए हमारा एंगल था फाई एंगल, ठीक है, ये हमारा फाई एंगल था इतना सा। ओके, तो ए वाली डिस्टेंस कितनी है आर और ए वाली डिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर। तो ए वाली डिस्टेंस इसके मैं यहाँ पे मैं आपका एंगल में वापस में ड्रॉ करता हूँ। देखिए दिस इज अ कैपिटल आर और दिस इज अ स्मॉल आर, और यहाँ पे एंगल था आपका फाई एंगल था। ओके, देन आफ्टर आपको ये फाई एंगल था और यहाँ पे एंगल आपका बनता है 90 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई 1/r की वैल्यू आपका फाइंड आउट करना है। देखिए कि भाई यहाँ पे फाई एंगल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos फाई। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos फाई इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि बेस अपॉन आई पे होगी। ओके, तो 1/r इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल आर को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो cos फाई अपॉन आर इज इक्वल टू 1/r। तो यहाँ पे 1/r के बदले आप क्या लिख सकते हो, cos फाई अपॉन आर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि भाई म्यू नॉट आई डी फाई, यहाँ पे cos फाई अपॉन 4π कैपिटल आर, दिस इज अ डी बी। ओके, तो देखिए कि भाई आपका जो ए वाली इक्वेशन थी म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr², देखो ए वाली इक्वेशन मैंने ए से मैंने कन्वर्ट कर दिया कि भाई आई डी फाई cos फाई अपॉन 4π कैपिटल आर, ये सभी आपकी गिवन क्वांटिटी हो गई। बट यहाँ पे एक स्मॉल डी एल के लिए आपने कन्वर्ट किया था, तो ऐसे डी एल आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ तक भी। तो कहाँ से कहाँ तक कि देखिए फाई 1 से लेके फाई 2 तक, फाई 1 से लेके फाई 2 तक आप कंसिडर कर सकते हो। तो आपको इंटीग्रेशन भी कहाँ तक करना है, फाई 1 से लेके फाई 2 तक आपका करना है, ठीक है। ओके, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन इज डी बी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई cos फाई डी फाई अपॉन 4πr, बट कहाँ से कहाँ तक, फाई 1 से लेके फाई 2 तक, बट फाई 2 कैसा है, नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे माइनस भी लिखना है। तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा कि भाई डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो डीबी का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज बी। ओके, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होने वाला है भाई, इंटीग्रेशन यहाँ पे मिस के फाई का होने वाला है। तो म्यू नॉट आई अपन 4πr क्या बनने वाला है, कॉन्स्टेंट। मैं कॉन्स्टेंट को मैं बाहर रख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर रख दिया। अभी इंटीग्रेशन माइनस फाई टू फाई 1 किसका होगा, cos फाई डी फाई का। ओके, तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं साइन फाई भी लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन फाई माइनस फाई 2 और फाई 1। ओके, देन आफ्टर अभी आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो पहले आप कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, देन आफ्टर लोअर लिमिट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो पहले साइन फाई 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन फाई 2। तो ऐसे आपके एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको मिल गया, ख्याल आया। दिस इक्वेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द गिवन पॉइंट P। ओके, म्यू नॉट आई अपन 4πr साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। देखिए मैं वापस में आपको एक बार मैं बोल देता हूँ कैसे मैंने फाइंड आउट कर लिया कि पहले तो आपको एक गिवन पॉइंट P आपको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एंगल फाई 1 का से एक्सटेंड हुआ और यहाँ पे फाई 2 एक्सटेंड हुआ। ध्यान पर आपको एक यहाँ पे आइडियल कंसीडर करना है। तो आइडियल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसका आर होता है और वहाँ से इसका एंगल बनती है थीटा। तो आपने एक बियोसार्न लॉ का इक्वेशन को आपने यूज़ कर लिया, बट आपको गिवन क्वांटिटी क्या क्या दे रखी थी, करंट आई और लेंथ कैसे आपने फाइंड आउट कर लिया, फाई 1 और माइनस फाई 2 से आपने लेंथ कंसीडर कर लिया। और नॉर्मल डिस्टेंस आपको कितना दे रखा था, आर, और म्यू नॉट अपन 4π की वैल्यू आपको दे रखी थी। स्टार्टिंग मैंने क्या से किया कि भाई यहाँ से मैंने एक नॉर्मल एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनती है और मुझे इसके डीएल को रिमूव करनी है। तो डीएल को रिमूव करने के लिए मैं ए वाली डिस्टेंस को साइन थीटा इज इक्वल टू मैं क्या मान लूँगा, सी डी अपॉन डीएल हो जाएगी। तो सी डी इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा। तो यहाँ पे डीएल साइन थीटा के बदले आप सी डी लिख सकते हो।
देन आफ्टर ए दोनों के बीच का कि भाई डी फाई वाला, तो डी फाई वाला आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देना कि भाई सी डी और यहाँ पे है आर, तो डी फाई इज आप लिख सकते हो आर्क अपन रेडियस, और यहाँ से आप सी डी को सब्जेक्टिव बना के डी फाई इंटू आर भी पुट कर सकते हो, तो डी फाई इंटू आर, तो यहाँ पे आर इज कैंसल, देन अपन यहाँ पे 1/r, तो ओके, तो 1/r आप कैसे फाइंड करेंगे भाई, ए वाला ट्राइंगल आप कंसिडर करिए, ए वाला ट्राइंगल, तो फाई, तो cos फाई इज टू कैपिटल अपन आर, वहाँ से आपको 1/r को सब्जेक्टिव बनाया, तो cos फाई अपन कैपिटल आर हो जाएगा, तो cos फाई अपन कैपिटल आर, ओके, तो cos फाई इंटू डी फाई, देन आफ्टर यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन होने वाला है कि भाई फाई का इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपन 4πr को आप कांस्टेंट निकाल दिए, और cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन कीजिए, तो cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होगा sin फाई, और यहाँ पे फाई 1 और -φ2, ओके, तो पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए, देन आफ्टर आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो sin फाई 1 प्लस sin फाई 2 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ओके। देन आफ्टर हमको उसका स्पेशल केस के बारे में भी हमको स्टडी करना है, देन आफ्टर आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आइडियल आपने ऐसे कंसिडर किया, ऐसे, देन आफ्टर अपने पाम ऐसे रखा, और आपका मिसका फिंगर आपकी इनसाइड चली जाएगी, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग की डायरेक्शन इनसाइड आएगी, यहाँ पे से भी इनसाइड आएगी, यहाँ से भी इनसाइड, तो सभी आइडियल डीएल की डायरेक्शन कैसे आती है, इनसाइड, तो यहाँ पे आपको साइन की कंसिडर करना पड़ेगा कि आपकी मैग्नीफाइंग मिलती है इनसाइड गोइंग टू पेपर, ओके। और डायरेक्शन के बारे में भी आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देना है, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन के बारे में एक सेंटेंस, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑल द कंपोनेंट हैव सेम डायरेक्शन, सभी कंपोनेंट की डायरेक्शन आपको सेम मिलने वाली है, अकॉर्डिंग टू राइट एंड पाम रूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट एंड पाम रूल्स में सभी की डायरेक्शन आपको सेम मिलने वाली है, ओके। देन आफ्टर आपको एक स्पेशल केस के बारे में आपको स्टडी करना है, स्पेशल केस जो हमने अभी इक्वेशन निकाला था उसकी रिगार्डिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका वापस में इक्वेशन लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, उसका इक्वेशन हमको मिला था म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और यहाँ पे sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, ऐसा हमने इक्वेशन हमने निकाला था, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट केस ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा फर्स्ट केस कि भाई P इज़ वेरी क्लोज टू कंडक्टर एट द मिडल, तो देखिए ऐसा हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल था, इसमें से हमारी करंट जा रही थी I, और हमको P कहाँ पे रखना है, मिडल पे, एग्जैक्ट ऐसे मिडल पे, देखिए, बट इतना दूर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से आप कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे, देखिए ऐसे, दिस एंगल इज फाई 1, ओके, देन पर मैंने P को क्या कर लिया, ऐसे मैंने नियर लिया है ऐसे, तो देखिए कि भाई आपने ऐसे यहाँ से अपने कनेक्ट कर दिया, तो ए एंगल देखिए और ए एंगल देखिए, तो ए एंगल आपका इसका इंक्रीज हो गया, बट आपको और भी ज़्यादा नज़दीक ले जाना है ऐसे, ओके, तो आपका एंगल और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले आप मान लीजिए कि भाई एंगल आपका 50 था, देन आपका 60 हो गया, देन आपका 70 हो गया, और आप ये ले आएंगे तो एक आपको टाइम ऐसा मिलेगा कि भाई ए एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप मानिए कि भाई ये आपका इसका एक स्ट्रेट कंडक्टर बहुत लंबा है, और आपने यहाँ पे एक बहुत क्लोज टू कंडक्टर आपने ले लिया, तो ए एंगल आपका हो गया नियर बाई टू 90 डिग्री। थियरिटिकल 90 नहीं होगा, थियरिटिकल एंगल कभी भी 90 डिग्री होगा, बट प्रैक्टिकली रीते ए यूनिट आपका मिलेगा भाई 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ए एंगल आपका क्या था, फाई 1 था, देन आप ऐसे भी आप दूसरा यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो ना, तो ये भी एंगल आपको क्या मिलने वाला है 90 डिग्री मिलने वाला है, तो फाई 2 एंगल भी आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ए वाली केस में आपका फाई 1 इज नियर बाई टू फाई 2 इज नियर बाई टू 90 डिग्री आपको मिला, ओके। तो ये दोनों 90 डिग्री कब मिलेगा आपको कि भाई आपका पी पॉइंट कहाँ पे, इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर एंड द मिडल, आपने कहाँ पे रखा है, मिडल पे रखा है, ठीक है, ओके। तो फाई 1 और फाई 2 की दोनों की वैल्यू आपको ए वाली इक्वेशन में आपको रख देनी है, तो आपका इक्वेशन क्या मिलने वाला है, देखिए कि भाई बी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन 90 डिग्री एंड प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, so that b is equals to 2 mu naught I upon 4πr, your answer is mu naught I upon 2πr। तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी mu naught I upon 2πr,
ओके, देन आफ्टर आपको एक दूसरा केस के बारे में आपको स्टडी करना है, सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में आपको क्या रखना है कि भाई क्लोज बट नियर द एनी वन एंड, आपको पी को तो क्लोज को रखना ही है, बट कोई भी एंड पे आपको नियर रखनी है, आपको एक मिडल पे नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले कंडीशन में लिख देता हूँ क्लोज बट नियर एनी वन एंड, आपको नियर रखना है वन एंड पे, ठीक है। तो उसकी फिक्र कैसे आएगी, देखिए कि भाई ऐसे आपके पास एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, ये पी पॉइंट को आपको मिडल पे नहीं रखना है, कोई भी एक वन एंड पे, ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया और नियर मैंने रख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 एंगल क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे 5 एंगल क्या बनेगा, या 5 एंगल तो यहाँ से आप फाइंड आउट करते थे ना, तो 5 एंगल आपका बन गया 0, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ से आप इसका एक दूसरा 5 एंगल आप डिसाइड कीजिए ऐसे, तो 5 एंगल आपका क्या मिलने वाला है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 5 1 = 0 और 5 2 = 90 डिग्री, ठीक है। ये 5 1 क्यों आपका 0 हुआ, देखिए कि भाई पहले मिडल से यहाँ तक का था, तो आपका इसका एंगल कैसे बन रहा था, ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका एंगल ऐसे मिल रहा था, देन आफ्टर मैंने क्या किया कि भाई ऐसे हाइट मैंने कंसिडर कर लिया। तो देखिए एंगल, ए वाली एंगल देखिए, ए वाली एंगल देखिए तो आपकी डिक्रीज हुई, देन आफ्टर मैंने और भी हाइट पे ले आया, तो देखिए एंगल और ये पे डिक्रीज हो जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई वहाँ पे आपकी एक 5 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1 एंड पे आपकी 5 1 की वैल्यू हो गई 0 और 5 2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन मिलने वाला है b = μ0I/4πr, यहाँ पे साइन 0 और प्लस साइन 90 डिग्री। तो आपका इक्वेशन मिलेगा साइन 0 = 0, साइन 90 = 1, सो दैट b = μ0I/4πr। एट दी एंड पे वो आपको मिला, ठीक है। देखिए ये दोनों इक्वेशन के आप कंपेरिजन कीजिए कि भाई किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एट दी मिडल पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा है, μ0I/2πr ही है और यहाँ पे 4πr है, तो उन दोनों का रिलेशनशिप आप ऐसे निकाल सकते हो ना कि भाई बी एंड = 1/2 बी मिडल, ठीक है। ऐसे आपने इन दोनों की रिलेशनशिप आपने निकाल दिया। ओके, देन आपने तीसरा केस देखिए, एक लास्ट केस, थर्ड इज ऑन द एक्सिस। देखिए ए पॉइंट में यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ, तो ए वाली एंगल आपकी क्या मिली, इसके ए वाली एंगल आपकी मिलेगी 180 और इसके 0 मिलेगी, और ए यहाँ से लेके यहाँ तक की एंगल आपकी क्या मिलने वाली 180, ठीक है। तो ऑन दी एक्सिस पे क्या आंसर आता है, 0 ये आंसर आता है। आपको मालूम है कि भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड B = आपका BO7 लॉ का इक्वेशन होता है μ0I/dl sin θ/4πr² एंड θ = 0, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0। बट यहाँ पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ए वाली इक्वेशन से भी आप 0 ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 = 0 और 5 2 = 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है। तो b = μ0I/4πr साइन 0 प्लस साइन 180 डिग्री, सो दैट b = 0। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको एक न्यूमेरिकल आपको स्टडी करना है, तो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की एक इसी कंडीशन में लिख देता हूँ कि भाई आपको ऐसा कोई एक स्क्वायर दे रखा है ऐसा, और स्क्वायर की लेंथ आपको ए दे रखी, ए बी आपकी साइड ये होगी, ए बी आपकी साइड ये होगी, ए बी आपकी साइड ये होगी, और सेंटर पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कि भाई यहाँ तक हमारे पास इसके ओनली फॉर एक ही स्टेट कंडक्टर था, यहाँ पे ए बी एक कंडक्टर है, ए बी एक कंडक्टर है, ए बी एक स्टेट कंडक्टर है और ए बी एक स्टेट कंडक्टर है, तो 4 स्टेट कंडक्टर है, बट मैं एक ही की वैल्यू में फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए हुआ, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हुआ, वो कितना होगा कि भाई a/2 जितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस एंगल इज 5 1, दिस एंगल इज 5 2, ऐसा ही सेम केस आपका बना। बट 5 1 और 5 2 कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 45 डिग्री, और ए बी कितना बनने वाला है 45 डिग्री बनने वाला है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे करंट इसके ए सी आपकी जा रही है, यहाँ पर ए सी, ठीक है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन कैसे आपको मिली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेशन करवा रहे हो, और करंट की मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता हूँ I = 5 एम्पियर। देन आफ्टर और जो साइड है, तो साइड की लेंथ
ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, ये आपकी गिवन डेटा है, ठीक है। और फाइंड आउट बी एट द सेंटर, आपको एक बी एट द सेंटर पे आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं उसकी डायरेक्शन में भी इंडिकेट करूँगा, भाई करंट की डायरेक्शन ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड होगी, जहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसी तो आपको ऐसे टर्न करके ऐसे ले जाना, तो वहाँ पे आप ऐसी भी इनसाइड ही आने वाली, यहाँ पर ऐसे तो आपकी इनसाइड आएगी, ऐसे तो इनसाइड आएगी, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे बनने वाली इनसाइड, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करंट को फ्लो करवाएंगे यानी कि क्लोज लूप में, कोई भी क्लोज लूप में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके रोटेशन करवाएंगे तो एक साउथ पोल जैसा वो बिहेव करती है, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड होती है, वो आपको मालूम है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपकी ∅1 और ∅2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, ∅1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन आफ्टर ∅2 इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। तो ए वाली इक्वेशन में आपको ये दोनों की वैल्यू रख देनी है। तो B इज इक्वल टू μ0I/4πr, और यहाँ पे हो जाएगा sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। ओके, तो उसकी मैं यहाँ पे मैं वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए। ओके, तो sin 45 એટલે 2 sin 45 हो गया। ओके, तो देखिए कि भाई 45 मीन्स का 1/√2 होती है, और μ0 और I की वैल्यू आपको दे रखी है 5 और 4π मीन्स के ए वाली डिस्टेंस आपकी कितने मिलने वाली है, ए वाली डिस्टेंस मीन्स का आपकी पूरे की पूरी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, तो ए वाली डिस्टेंस आपको 5 मिलेगी। तो मैं यहाँ पे 5 × 10⁻² लिखने वाला हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको दे रखा है ना, तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ओके, देन आप यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 मिलेगा आपको। ओके, देन आफ्टर μ0 की वैल्यू μ0/4π इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 10⁻7 आप लिख सकते हो, μ0/4π इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 10⁻7, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई 10⁻7 और ये 5 आपका कैंसल, तो 10⁻2 और यहाँ पे 2/√2। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलने वाला है, देखिए कि भाई μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻7, 4π इज कैंसल, और ये 10⁻2 ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻5 × √2। ये आपका मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हुई, दिस इज अ टेस्ला। ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट कर B इज इक्वल टू 10⁻5 × √2 इसका यूनिट आपको मिला टेस्ला, ख्याल आया। बट यहाँ पे देखिए कि भाई ऐसा आपको कंडक्टर कितना दिया रखा है, 4 कंडक्टर दिया रखा है, ये तो आपकी 1 ही कंडक्टर की फाइंड आउट हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो B इज इक्वल टू 4√2 × 10⁻5 टेस्ला, ख्याल आया। ओके, और आपका मीन्स के रिलेशन भी होती है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू मीन्स के 1 गॉस, आपके एक गॉस की यूनिट होती है ना, गॉस की यूनिट क्या होती है मीन्स के 1 गॉस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 10⁻4 टेस्ला लिख सकते हो, ठीक है। बट आप टेस्ला में भी रहने दीजिए तो भी आपका चलेगा कि भाई ये आपकी एक रिलेशनशिप फाइंड आउट होगी, मीन्स के एक आपकी एक लास्ट की एक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो आपने स्पेशल केसेस देखा। फर्स्ट केस आपने क्या देखा कि भाई P इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर बट एट द मिडल, तब ∅1 और ∅2 दोनों के एंगल का मीन्स के कितना मिला 90 डिग्री, प्रैक्टिकल 90 डिग्री बट थियरिटिकल नॉट 90 डिग्री। ओके, सेकंड केस में आपने क्या देखा कि भाई क्लोज बट नियर ओनली वन एन के नियर है, तो ∅1 हो जाएगा 0 और ∅2 हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपकी B की इक्वेशन मिलेगी μ0I/4πr। तो इन दोनों का इक्वेशन मीन्स के आप कंपेरिजन कीजिए तो BN इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 B मिडल, ठीक है। देन आपने थर्ड वाला केस ऑन दी एक्सिस, तो ऑन दी एक्सिस पे ∅1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और ∅2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और उसका आंसर मिलेगा आपको B इज इक्वल टू 0, और ये आपने न्यूमेरिकल आपने स्टडी किया। ओके।